दिन था 27 मार्च का और साल था 1970 का। इस दिन मुंबई के धारावी पुलिस थाने में बड़े इत्मीनान से चहलकदमी करते हुए एक शख्स दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 32-33 साल रही होगी और बड़े इत्मीनान से चलते हुए वो थाने के दरवाजे के पास ही खड़े एक पुलिस कांस्टेबल के पास गया। हौले से पुलिस कांस्टेबल के कंधे पे हाथ रख के बोला कि जनाब, मुझे इस पुलिस चौकी के इंचार्ज से मिलना है। उनकी बात सुन बड़े ही साधारण भाव से वो कांस्टेबल उस शख्स की ओर देखकर बोला कि बताओ क्या काम है। उस शख्स ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि मुझे एक मर्डर की रिपोर्ट लिखानी है। ये सुनते ही लापरवाह सी बॉडी लैंग्वेज में खड़े उस सिपाही के हाव भाव एकाएक बदल गए और वो सरपट भागते हुए चौकी इंचार्ज दरोगा अरुण खोत के कमरे में गया। थोड़ी देर में दरोगा अरुण खोत भी उस कांस्टेबल के साथ भागते हुए दरवाजे की ओर आए और उस 32-33 साल के शख्स को अपने साथ लेकर अपने कमरे के भीतर चले गए। कमरे के भीतर ले जाते ही अपनी टेबल के सामने लगी 2 विजिटर चेयर्स में से एक चेयर पे उन्होंने उसे बिठाया और बिना वक्त गवाए उसे पूछा कि बताओ क्या बात है। पुलिस दरोगा अरुण खोत के मुंह से ये शब्द निकलते ही वो शख्स उनसे कहता है कि जनाब, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं करता प्लीज आप मुझे बीच में रोकिएगा मत। ये बात सुनकर दरोगा अरुण खोत ने हामी में सिर हिलाई और अरुण खोत के हामी में सिर हिलाते ही वो शख्स फिर से बोलना शुरू करता है कि साहब, ये कहानी शुरू होती है करीब आज से 2 साल पहले। जगह थी संतोष सदन बिल्डिंग का फ्लैट नंबर C23 का दरवाजा। एक रात उस दरवाजे की घंटी बजती है और अंदर से दरवाजा एक औरत ने खोला। उस औरत के सामने 2 लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक शख्स का नाम था चंद्रप्पा और दूसरा था सुबैया। चंद्रप्पा जो था उस औरत का पति था जिसने दरवाजा खोला था और चंद्रप्पा को सहारा देकर खड़ा हुआ था एक शख्स जिसका नाम था सुबैया। सुबैया और चंद्रप्पा आपस में दोस्त थे। सुबैया चूंकि एक शराब का अड्डा चलाता था और चंद्रप्पा अक्सर वहाँ शराब पीने जाया करता था, तो इस नाते उनकी दोस्ती हो गई थी। खैर, चूंकि उस रात चंद्रप्पा शराब के नशे में धुत था तो सुबैया उसको उसके घर तक छोड़ने आया था। खैर, उस रात सुबैया चंद्रप्पा को उसके घर छोड़ के चला जाता है, पर उस रात सुबैया ने पहली बार चंद्रप्पा की पत्नी मालती को देखा। और हुआ यूं कि सुबैया ने जब पहली बार मालती को देखा तो पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा। चूँकि मालती भी अपने पति के शराब की लत से परेशान थी और शराब के नशे में उसका पति अक्सर उसे मारपीट करता था, तो उसका घरेलू जीवन भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे में सुबैया के प्रति मालती का आकर्षण भी धीरे धीरे बढ़ता गया। खैर, चोरी छुपे मालती और सुबैया का मिलना जुलना चलता रहा, पर कहते हैं ना कि इश्क ऐसी चीज़ है जो छुपाई नहीं छुपती। ऐसे में एक ना एक दिन तो चंद्रप्पा को मालती और सुबैया के रिश्ते के बारे में पता लगना ही था और ऐसा हुआ भी। खैर, जैसे ही चंद्रप्पा को मालती और सुबैया के रिश्ते के बारे में पता लगा, सबसे पहले तो उसने मालती को डराया धमकाया और उसको नसीहत दी कि वो सुबैया से दूर रहे। फिर चंद्रप्पा के गुस्से का अगला शिकार बना सुबैया। चंद्रप्पा एक शाम अपने दोस्तों को लेकर सुबैया के शराब के अड्डे पर गया और बड़े बुरी तरीके से उसे मारा पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी और ये नसीहत भी दी कि आगे से वो मालती से दूर रहे। खैर, इसके बाद आग ठंडी पड़ गई और सुबैया और मालती एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर चुके थे। फिर एक दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद चंद्रप्पा ने नहीं की थी। 2 सितंबर 1969 की उस दोपहर एकाएक सुबैया सीताराम मिल्स जा पहुंचा। सीताराम मिल्स वो जगह थी जहां पर चंद्रप्पा काम करता था और चूंकि चंद्रप्पा और सुबैया की बातचीत काफ़ी समय से बंद थी, तो ऐसे में एक बार को चंद्रप्पा भी सुबैया को वहां देखकर चौंका। खैर, सबसे पहले तो सुबैया ने बीती बातों के लिए चंद्रप्पा से माफ़ी मांगी
और उसने चंद्रप्पा से कहा कि वो उन दोनों की दोस्ती को फिर से एक मौका देना चाहता है। खैर काफ़ी मान मनोबल के बाद चंद्रप्पा ने भी सुबैया को माफ़ कर दिया और दोनों गले लगे। गले लगते ही सुबैया ने चंद्रप्पा से कहा कि चूंकि आज वो एक दोस्ती को फिर से नई शुरुआत दे रहे हैं, ऐसे में वो उस शाम को यादगार बनाना चाहता है। और ये कहकर सुबैया चंद्रप्पा को अपने साथ टैक्सी में बिठाकर बांद्रा रेलवे स्टेशन ले गया। बांद्रा रेलवे स्टेशन से सुबैया और चंद्रप्पा ने एक और टैक्सी बदली और वो चले गए जैस्मिन मिल्स। जैस्मिन मिल्स वो जगह थी जहाँ पर सुबैया का शराब का अड्डा था। ये वही शराब का अड्डा था जहाँ पर अक्सर चंद्रप्पा शराब पीने जाया करता था। खैर खुशी में मदमस्त चंद्रप्पा और सुबैया छक के शराब पीते हैं और इस हद तक शराब पीते हैं कि वो लगभग बेहोशी की कगार पे पहुंच जाते हैं। दोनों शराब के नशे में मनमस्त थे और बातें कर रहे थे। इसी बीच चंद्रप्पा के ठीक सामने की कुर्सी पे बैठा सुबैया एकाएक अपनी जगह से खड़े होता है और धीरे से चलकर चंद्रप्पा के पास आता है। हौले से वो चंद्रप्पा के कंधे पे हाथ रखता है और धीरे से उसके कान में कहता है, चंद्रप्पा तेरा खेल खत्म। ये कहते ही सुबैया अपनी दूसरे हाथ में पकड़े चाकू से एकाएक कई बार चंद्रप्पा की छाती और पेट पे करता है और शराब के नशे में धुत चंद्रप्पा अपनी बीच बचाव करने की हालत में होता नहीं है। ऐसे में वो एकाएक वार को सहता है और एक मौका आता है जब वो वार से निढाल होकर अपनी जगह पर ही गिर जाता है। कुछ ही देर में चंद्रप्पा के प्राण निकल जाते हैं और सुबैया तुरंत उसकी लाश को उठाता है और जैस्मिन मिल्स के गेट नंबर 1 की पाइपलाइन में डाल देता है। यह बात कहते कहते दरोगा अरुण खोत के सामने बैठा वो शख्स बड़े ही निराशा के साथ उनकी आंखों में देखता है और कहता है, साहब चंद्रप्पा की बॉडी अभी भी उसी पाइपलाइन में पड़ी हुई है, पता नहीं कब उसे न्याय मिलेगा। ये सारी कहानी सुन दरोगा अरुण खोत सिर्फ एक सवाल करते हैं, ये बताओ कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। दरोगा अरुण खोत का सवाल सुनकर वो शख्स एकाएक शांत हो जाता है और कुछ सेकंडों की खामोशी के बाद एक मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, साहब मैं ही चंद्रप्पा हूं। साहब मैं ही चंद्रप्पा हूं। ये लाइन सुनकर एकाएक दरोगा अरुण खोत के ऊपर बिजली गिर पड़ती है। बदहवास होकर एकाएक दरोगा अरुण खोत अपनी जगह पर ही बैठ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स उनके सामने बैठा है वो झूठ बोल रहा है, वो कोई फ्रॉड है, कोई जालसाज है, मानसिक रूप से बीमार है या कुछ और है। खैर पशुपेश के इन लम्हों में दरोगा अरुण खोत तुरंत अपने सहयोगियों को बुलावा भेजते हैं और उस शख्स को अपने साथ लेकर जैस्मिन मिल्स के गेट नंबर 1 के उस पाइपलाइन के पास जाते हैं जिसमें वो शख्स दावा कर रहा था कि चंद्रप्पा की लाश पड़ी हुई है। खैर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और बड़े ही पशुपेश के बीच में पाइपलाइन की खुदाई की जाती है और सबकी उम्मीदों के उलट वाकई में उसमें से एक कंकाल निकलता है। सभी हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 1-2 घंटों में जो भी चीज़ें घटी हैं वो क्या थीं। पर इन्हीं सब के बीच जैसे ही दरोगा पीछे मुड़ते हैं उस शख्स की तलाश में जो उन्हें उस जगह पर लेकर आया था और इस बात का दावा कर रहा था कि वो चंद्रप्पा है, वो पाते हैं कि वो शख्स तो गायब है। खैर पुलिस उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद करती है और कोशिश करती है कि उस शख्स को ढूंढा जाए, पर पुलिस की सारी मशक्क़त पानी में चली जाती है और वो शख्स उन्हें नहीं मिलता। वो आखिरी बार था जब दरोगा अरुण खोत ने उस खुदाई के दौरान उस शख्स को देखा और उस मौके के बाद उस शख्स को दोबारा कभी किसी ने नहीं देखा। खैर पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और जांच के आधार पर पुलिस सुबैया को और मालती को हिरासत में लेती है।
इसके बाद पुलिस कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है और फॉरेंसिक जांच में इस बात का पता चलता है कि कंकाल की बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई है और उसके जबड़े में 2 दांत कम हैं। जांच में यह भी खुलासा होता है कि चंद्रप्पा के मरने के पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी बाएं पैर की हड्डी टूटी थी और मालती इस बात की भी तस्दीक करती है कि चंद्रप्पा के जबड़े में 2 दांत कम थे। पुलिस के लिए यह सबूत काफ़ी था इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि वो जो कंकाल था वो चंद्रप्पा का ही था और बाकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट इस बात पर पुख्ता मुहर लगा देती है कि जो कंकाल था वो चंद्रप्पा का ही था। इन जांच के आधार पर पुलिस सुबैया को हिरासत में लेती है और जब सारे सबूत सुबैया के सामने रखे जाते हैं तो वो ज़्यादा समय नहीं लगाता अपना मुंह खोलने में और वो इस बात को कबूल करता है कि उसने ही चंद्रप्पा का कत्ल किया, क्योंकि चंद्रप्पा उसके और मालती के बीच में एक दीवार बन रहा था। जहां एक और सुबैया मालती को चाहता था, वहीं मालती के मन में भी सुबैया के लिए आकर्षण कम नहीं था। जहां मालती अपने पति की शराबखोरी की आदत से परेशान थी, क्योंकि उसका पति अक्सर उसे शराब पीकर पीटता, प्रताड़ित करता। ऐसे में जब सुबैया मालती के जीवन में आया तो उसे लगा कि क्यों ना ज़िंदगी को फिर से एक मौका दिया जाए और इन सब से दूर हटकर क्यों ना फिर से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की जाए। ऐसे में मालती और सुबैया दोनों के लिए ज़रूरी था कि चंद्रप्पा को रास्ते से हटाया जाए। इसी प्लानिंग के तहत ही सितंबर 1969 की उस दोपहर सुबैया चंद्रप्पा के पास सीताराम मिल्स में गया और माफ़ी मांगने के बहाने उसे अपने शराब के अड्डे पर ले आकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल के मुकदमे का ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसी बीच जुलाई 1970 की एक रात कुछ ऐसा होता है जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया। जुलाई 1970 की उस रात मुंबई के आर्थर रोड जेल में, जहां पर सुबैया कैद था, सभी ने एकाएक चीखने की आवाज़ें सुनी। जब चीख पुकार सुनकर संतरी सुबैया की सेल की ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो सुबैया के बाकी साथी कैदी थे वो भय के मारे दीवारों से चिपके हुए थे और वहीं सुबैया ज़मीन पर पड़ा हुआ कराहते हुए चीख रहा था, चंद्रप्पा मुझे माफ़ कर दो, चंद्रप्पा मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, चंद्रप्पा मुझे छोड़ दो। इसी बीच सुबैया ने जैसे ही गार्ड्स को देखा वो हाथ जोड़कर गार्ड्स की ओर विनती करते हुए बोलने लगा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए जनाब, मुझे बचा लीजिए, वरना ये चंद्रप्पा मेरी जान ले लेगा। और ये कहते कहते एकाएक सुबैया बेहोश हो गया। इसके बाद सुबैया को अस्पताल ले जाया गया और वहाँ होश में आने पर सुबैया ने पुलिस को बताया कि वो अपने सेल में सो रहा था, तभी एकाएक उसे लगा कि चंद्रप्पा उसके सिरहाने खड़ा हुआ है। इससे पहले कि सुबैया कुछ समझ पाता, चंद्रप्पा ने एकाएक उस पर हमला कर दिया और बड़ी बेरहमी से उसे मारने लगा। और इस बात की तस्दीक डॉक्टरों ने भी की, क्योंकि सुबैया के शरीर पर चोटों के जो निशान थे वो ऐसे नहीं थे जैसे किसी ने हाथ से मारे हों, बल्कि वो कुछ ऐसे थे कि जैसे मानो किसी धारदार मूसल से उसके ऊपर हमला किया गया हो। खैर, कुछ दिन अपने पास रखने के बाद डॉक्टर्स ने सुबैया को डिस्चार्ज कर दिया और सुबैया फिर से आर्थर रोड जेल लौट आया। फिर 13 जुलाई की रात को एकाएक गार्ड्स ने फिर से सुबैया के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। सुबैया फिर से चिल्ला रहा था कि चंद्रप्पा मुझे माफ़ कर दो, चंद्रप्पा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चंद्रप्पा मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब तक गार्ड्स इस बार सुबैया के पास तक पहुंचे, सुबैया बेहोश हो चुका था। उसके नाक से खून आ रहा था और उसके शरीर पर घावों के निशान थे। वो घाव के निशान कुछ ऐसे थे मानो किसी धारदार मूसल से फिर से उसे मारा गया हो। खैर, सुबैया को इसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं।
तो खैर, ये थी आज की कहानी। यूं तो इस घटना को घटे 50 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है, पर आज भी ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई है कि मार्च 1970 की उस दोपहर मुंबई के धारावी पुलिस थाने में जो शख्स आया था और जिसने पुलिस को बताया था कि जैस्मिन मिल्स के गेट नंबर 1 की पाइपलाइन में चंद्रप्पा की लाश पड़ी हुई है, वो कौन था? या इसका भी जवाब बड़े पुख्ता तौर पे नहीं मिलता कि वो कौन था जिसने जुलाई की उस रात आर्थर रोड जेल में सुबैया पर हमला करके उसकी जान ली। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। शब्बा खैर।